Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of May 2023, Tuesday. एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का बेसिक वर्जन सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अचीवमेंट इज टैलेंट प्लस प्रिपरेशन। और आज के ये मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 19 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सिक्योरिंग सप्लाई सेकेंड स्टील पीएलआई इन द वर्क्स। स्टील इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से सेकेंड पीएलआई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो दिस इज द सेकेंड पीएलआई स्कीम फॉर स्टील सेक्टर आफ्टर द पैंडेमिक। और क्या पर्पस है गवर्नमेंट का इस दोबारा पीएलआई स्कीम को लाने का या सेकेंड पीएलआई स्कीम को लाने का? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट वांट्स टू स्ट्रेंथन द लोकल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, और जिसमें स्टील इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, जिससे कि जो इसेंशियल सप्लाईज हैं मटेरियल की वो कंट्री में ही इंश्योर हो सके, विद इन द कंट्री उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर रहे। इंडिया को इसेंशियल मटेरियल्स और कैपिटल गुड्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और किसी भी कंट्री के लिए अगर हम लोकल कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डेफिनेटली उसमें स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है स्टील सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए दूसरी पीएलआई स्कीम लाने जा रही है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्रिटिकल कंज्यूमेबल्स के जो कि स्टील मेकिंग में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे कंज्यूमेबल्स जैसे कि रीफैक्ट्रीज, लो कार्बन एंड लो लॉस ऑफ इग्निशन फ्लक्सेस, रोलर्स, कार्बन कैप्चर यूनिट्स, कोल, आयरन बेनिफिकेशन एग्लोमरेशन इक्विपमेंट्स और अदर इम्पोर्टेड मटेरियल्स जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सारे सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना, जिससे कि इंडिया में स्टील मेकिंग जो है वो बूस्ट अप हो सके और स्टील को बनाने में, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रिटिकल रॉ मटेरियल को लेकर के जो चाइना जैसे कंट्रीज़ पर, वो रिड्यूस हो सके। कहा जा रहा है कि ये जो सेकेंड पीएलआई स्कीम है ये डिस्कशन की फाइनल स्टेज में है। स्टील मिनिस्ट्रीज़ के साथ इसका डिस्कशन चल रहा है। बहुत जल्दी ही कैबिनेट से अप्रूवल के बाद ये जो सेकेंड पीएलआई स्कीम है स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। जो टाइमलाइन बताई जा रही है वो बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और दिस कैलेंडर ईयर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड पीएलआई स्कीम दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन स्टील मेकिंग सेक्टर। और इसका सीधा सीधा पर्पस यही है कि जो लोकल कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, जो क्रिटिकल कंपोनेंट इंडस्ट्री है स्टील मेकिंग के लिए, वो boost up कर सके विद इन द कंट्री। एंड दिस इज द ईयर वाइज फाइनेंशियल आउटले अप्रूव बाई गवर्नमेंट इन पीएलआई फर्स्ट पीएलआई स्कीम फॉर स्टील प्रोडक्ट। तो स्टील प्रोडक्ट की जो फर्स्ट पीएलआई स्कीम थी उसमें गवर्नमेंट ने डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में कितना कितना फाइनेंशियल आउटले, कितना कितना फंड आउटले जो है वो प्लान किया है। जो पहली स्कीम थी वो 2024 से लेकर के 2030 तक है और इसमें कई सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, कोटेड एंड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ वेयर रेजिस्टेंट स्टील प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील वायर्स, इलेक्ट्रिकल स्टील्स, कई सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जो रिमेनिंग थे वो सेकंड पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट कवर करने जा रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। NCLAT ऑर्डर्स फ्यूएल गो फर्स्ट होप्स ऑफ रिटर्निंग टू स्काईज। हम सभी जानते हैं गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। तो मंडे को जो हेयरिंग हुई है उसमें NCLT ने जो मंडे को हेयरिंग हुई है अपील कोर्ट में, उसमें NCLT के ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था दैट द लेसर कैन नॉट रीपोजेस द गो एयरलाइन। तो उसी ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ऐसा कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, जहां पर अपीलेट कोर्ट ने NCLT के ऑर्डर को अपहेल्ड किया है, रिटेन किया है, इसके बाद से बहुत ज़्यादा होप्स इस बात की लगाई जा रही कि प्रॉपर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो गो फर्स्ट है वो वापस से ऑपरेशनल हो जाए। तो गो फर्स्ट को के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं दोबारा से ऑपरेशनल होने के वो इन्हेंस हो गए आफ्टर द ऑर्डर अपहेल्ड बाई अपीलेट कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल। और अगर जो ये अपीलेट कोर्ट है अगर ये NCLT के ऑर्डर को क्वेश्चन कर देती, जहाँ पर NCLT ने ऑर्डर किया था कि जो
गो फर्स्ट के जो लेसर्स हैं दे कैन नॉट रीपोजेस द गो एयरलाइन। और अगर इसके अपोजिट ऑर्डर आता, अपीलेट कोर्ट जो है वो एनसीएलटी के ऑर्डर को क्वैश कर देती है, तो डेफिनेटली जो ऑपरेशंस को रिज्यूम करने का प्लान है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाता। अगर एयरलाइंस की बात करें तो गो फर्स्ट जो है वो पिछले कुछ टाइम से प्लान भी कर रही थी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट मंथ से ऐसा कहा जा रहा था कि अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगी, बट लेसर्स जो थे वो तैयार नहीं थे इस पर्टिकुलर री ऑपरेशन के लिए, रीस्टार्ट के लिए। और इसी को लेकर के एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था और एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी लेसर्स ने। अपीलेट कोर्ट ने भी एनसीएलटी के ऑर्डर को अपहेल्ड किया। सो नाउ एयरलाइन इज कंसीडरिंग रिज्यूमिंग द ऑपरेशन ऑन स्मॉल स्केल बेस्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। हालांकि कोई अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के नहीं आया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। अडानी स्टॉक्स जंप्स ऑन एससी पैनल रिपोर्ट फाइंडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने अडानी ग्रुप को लेकर के जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है उसके अकॉर्डिंग प्राइमा फेसी स्टॉक मैनिपुलेशन के कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, जिसका एलिगेशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट में या हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में लगाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पैनल अपॉइंट किया था अडानी ग्रुप में प्रॉप करने के लिए, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली मेंशन है या ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि प्राइमा फेसी ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जहां पर हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन किया है। और इसी इमीडिएट इस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद अडानी ग्रुप के जो स्टॉक थे वो मंडे को सिग्निफिकेंटली सर्च कर गया, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमें अडानी एंटरप्राइजेस पर देखने को मिला। तो 9 महीनों के बाद फाइनली अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें हमें एप्रिसिएशन या सर्च देखने को मिला है, फॉलोड बाय द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो 10 अडानी ग्रुप जो स्टॉक्स हैं उसमें से 6 ने अपर सर्किट हिट किया है, जिसकी वजह से जो ग्रुप की मार्केट वैल्यू है इन डॉलर टर्म्स वो अप्रॉक्सीमेटली $9.7 बिलियन से इंक्रीज होकर के $122.9 बिलियन तक पहुंच गई फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। और अगर आपको थोड़ा सा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पता हो तो आपको पता होगा लास्ट टाइम जो अडानी ग्रुप का की वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $271.7 बिलियन थी, जिसमें से $10.2 बिलियन का लॉस या वेल्थ इरोजन देखने को मिला था अडानी ग्रुप आफ्टर वेल्थ इरोजन देखने को मिला था इन अडानी ग्रुप आफ्टर दिस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। हालांकि मंडे के अप्रिसिएशन के बाद अभी भी जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जो प्रीवियस कंडीशन से उससे अभी भी नीचे ही, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। सबसे ज़्यादा इंक्रीज अडानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिला, जिसके शेयर में अप्रॉक्सीमेटली 18.92% का उछाल आया आफ्टर दिस रिपोर्ट। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो रहा वो अडानी पोर्ट्स था। तो अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स में हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि जो 10 कंपनीज हैं ओवरऑल उसमें से 6 कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस हैं, मार्केट वैल्यूज हैं, वो इंक्रीज हुई हैं आफ्टर दिस रिपोर्ट सबमिशन बाय सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉल टू बी वेरी मार्जिनल आरबीआई। तो पेज नंबर 4 पर, आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर जितनी भी न्यूज़ हैं वो 2000 का जो करेंसी विड्रॉल है उसको लेकर के हैं। तो सारी कुछ न्यूज़ को हम कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक एक इंटरव्यू है आरबीआई के एक गवर्नर का, उसके कुछ क्लिप्स हैं जहां पर आरबीआई के गवर्नर मिस्टर दास ने ये बोला है कि जो सेंट्रल बैंक का विड्रॉल का जो डिसीजन है 2000 रुपए के नोट के विड्रॉल का जो फ्राइडे को लिया गया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये डिसीजन लिया गया एक्सपर्ट जो थे उन्होंने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 2016 में जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिला था, उसी तरह से इस पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट भी इंडियन इकोनॉमी पर निगेटिव ही पड़ेगा। तो उसी आर्ग्यूमेंट को, उसी ओपिनियन को क्वैश करते हुए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने आरबीआई के डिसीजन को सही ठहराते हुए बोला कि जो ये 2000 रुपये का नोट जो है वो बैन जो किया गया, जिसका विड्रॉल किया गया, इसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं पड़ने वाला, वेरी मार्जिनल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम करेंसी का सर्कुलेशन देखें तो जो 2000 के नोट्स हैं वो केवल 10% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल करेंसी सर्कुलेशन का। तो बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन नहीं है 2000 के नोट का इन टोटल करेंसी सर्कुलेशन। और
अगर हम कमोडिटी यूज़ में भी देखें तो ट्रांजैक्शंस के यूज़ में 2000 नोट के जो नोट हैं वो बहुत कम ही यूज़ होते हैं। और आरबीआई ने इस डिसीजन को लेने से पहले कई सारे इनफॉर्मल सर्वेस भी कराए थे डिफरेंट लोकेशंस में, और जहाँ पर आरबीआई ने पाया कि ये जो 2000 का नोट है ये ट्रांजैक्शंस में बहुत कम यूज़ किया जाता है, बहुत हार्डली इसको इंडिविजुअल्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। एक तो इसका परसेंटेज कम है इस करेंसी का, सर्कुलेशन का। दूसरा, ये करेंसी ट्रांजैक्शंस में या जो भी असेट्स ट्रांजैक्शन हो करने में बहुत कम यूज़ होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट नहीं होंगी। ये जस्टिफाई किया है हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं। तो कल जो मीटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बोर्ड्स की मीटिंग हो रही है, पीएसबीज के बोर्ड्स की आरबीआई के साथ में, तो उसी मीटिंग के साइडलाइन ये जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने आरबीआई के इस डिसीजन को डिफेंड किया है। हालांकि इसके बाद और भी क्वेश्चंस पूछे गए, कहा कि जिस नोट के बैन होने के बाद गोल्ड के प्राइस, रियल स्टेट के प्राइस, डॉलर के जो प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, उसको लेकर के उनका क्या ओपिनियन है। तो उसको लेकर के फिलहाल के लिए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट अपना ओपिनियन या कमेंट नहीं दिया है। और उनका ये कहना है कि 2000 के नोट से और जो भी क्राइसिस जनरेट होगी, करेंसी क्राइसिस या जो लिक्विडिटी क्राइसिस जनरेट होगी, उसको लोअर डिनोमिनेशन के नोट से ईजिली आरबीआई जो है वो फुलफिल करेगी। तो जो लोअर डिनोमिनेशन के नोट हैं यानी कि 500 का जो नोट है, 1000 का जो नोट है, 200 का जो नोट है, उसका सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा, जिससे कि 2000 के नोट के विड्रॉल के बाद जो एक लिक्विडिटी क्राइसिस सिचुएशन जनरेट हो वो ना हो या उसका मिनिमम इम्पैक्ट हो। तो आरबीआई क्या क्या मेजर्स ले रहा है, बेसिकली हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बताया किस बेसिस पर उन्होंने, किस डेटा के बेसिस पर उन्होंने ये 2000 के नोट का विड्रॉल का डिसीजन लिया है, इसको भी जस्टिफाई किया है। अब इसके ही साथ कई सारी और न्यूज़ भी एसोसिएटेड है जो कि 2000 रुपए के नोट के बैन या विड्रॉल को लेकर के ही है, यही हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है, लॉग डेली डेटा ऑफ ट्रांजैक्शंस आरबीआई टेल्स बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स को और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला है कि आप डेली डेटा मेंटेन करें। किस चीज़ का, जितने भी 2000 के नोट जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो मई 23 यानी आज से 2000 रुपए के नोट का एक्सचेंज बैंक्स में शुरू हो जाएगा, और इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए बैंक्स के थ्रू, ब्रांचेस में प्रॉपर शेड्स लगाए जाएँ, वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएँ। जो इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो नोट एक्सचेंज करने आ रहे हैं, और प्रॉपर जो नोट एक्सचेंज हो रहा है उन सबका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करें कमर्शियल बैंक। तो ये भी डायरेक्टिव्स दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि शेड्स प्रोवाइड करा जाए और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए हर उस इंडिविजुअल को कि जो कि नोट 2000 के नोट को एक्सचेंज करने आएगा आज से। तो आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कमर्शियल बैंक्स को, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात कही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात कही है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने आ रहे हैं। उसके अलावा डेली रिकॉर्ड मेंटेनेंस की भी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही है। अब देख लेते हैं इसके साथ एक और न्यूज़ एसोसिएटेड है, पेट्रोल सेल्स 90% वाया 2K नोट्स एंड 10% डिजिटल। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि सडनली गोल्ड के प्राइस में, डॉलर के प्राइस में और रियल स्टेट सेक्टर के में हमें एक शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इन इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा नंबर्स में 2000 के नोट हैं, अब वो उसको आरबीआई के कॉग्निजेंस या अथॉरिटीज़ के कॉग्निजेंस में लाने से पहले ही यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली जो ब्लैक मनी है उसको गोल्ड या रियल स्टेट के फॉर्म में या ट्रांजैक्शंस में उसको यूज़ कर दिया जाए ताकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना बने, क्योंकि जनरली जो ब्लैक मनी होता है वो बड़े करेंसी नोट्स के फॉर्म में ही रखा जाता है। तो आप देख लेते हैं ये जो दूसरी न्यूज़ है वो क्या है, वो पेट्रोल के प्राइस को लेकर के, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर कैश परचेज जो है वो सडनली इंक्रीज हो गया, और स्पेशली ऐसा कैश परचेज जो कि इंडिविजुअल 2000 के नोट को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। अभी तक जब तक ये विड्रॉल नहीं हुआ था रिजर्व बैंक के थ्रू, तब तक कि 2000 के जो नोट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा था ट्रांजेक्शन के लिए, बट सडनली जैसे ही आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट किया कि 2000 का नोट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है, उसके इमीडिएटली बाद जो 2000 के नोट हैं वो सर्कुलेशन में बढ़ गए हैं, उनका यूजेस बढ़ गया। इवन जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी कैश ऑन डिलीवरी इंक्रीज हुई है, और जो कैश ऑन डिलीवरी हो रही है उसमें 2000 के नोट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। और पेट्रोल सेल में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी तक जो डिजिटल पेमेंट्स होते थे वो रिड्यूस हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर यूजिंग देयर 2K नोट्स टू बाय द पेट्रोल एंड डीजल। इवन स्मॉल परचेजेस के लिए भी 100 और 200 रुपये का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए भी जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो 2000 के नोट यूज़ कर रहे हैं और रिटर्न में एक्सचेंज या चेंज जो है वो चेंजेस मांग रहे हैं। तो ये सारा जो
क्या सडनली जनरेट हो रहा है हम कह सकते हैं, और सडनली 2000 के नोट का सर्कुलेशन बढ़ गया। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इन्फ्लेशन मोमेंटम सॉफ्टर देन एंटिसिपेटेड, RBI रिपोर्ट। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा कि अप्रैल के मंथ में जो CPI थी वो 5 के पॉइंट से नीचे, और WPI में भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, और इस न्यूज़ को हमने कवर भी किया था। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की बात करें जो कि अप्रैल के मंथ में 5% के पॉइंट से नीचे आ गई है, जो कि RBI की अपर टॉलरेंस लिमिट से भी नीचे है। क्या है RBI की टॉलरेंस लिमिट इन्फ्लेशन को लेकर के, CPI को लेकर के? 2 to 6। तो 2 to 6 का बैंड है, इसमें जो CPI थे वो 5 के नीचे आ गई है। और ऐसा 2021 नवंबर 2021 के बाद पहली बार हुआ था, जिसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो RBI है अब वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस को लेकर के, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के प्रॉबेबली सॉफ्टर अप्रोच जो है अडॉप्ट कर सकती है। तो जो अप्रैल में जो CPI इन्फ्लेशन आई है उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर एंटिसिपेटिंग कि इससे RBI जो है इसके बाद से, इस पॉइंट के बाद से लेस एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करेगी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के। और यही क्लियर इंडिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में दिया। तो रिजर्व बैंक की जो मंथली रिपोर्ट पब्लिश होती है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जो कि बेसिकली मंथ वाइज रिव्यू होता है, तो अप्रैल के जो रिव्यू की जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, वहाँ पर RBI ने रिपोर्ट में भी ऐसा एंटिसिपेट किया कि प्रॉबली आगे आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस करने में RBI का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा सॉफ्टर होगा। और अप्रैल की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि MPC ने डिसाइड किया था कि इस बार जो रेपो रेट है वो अनचेंज रखा जाएगा। हालांकि RBI का जो एकोमोडेशन का स्टांस है, वो जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का जो अप्रोच है वो वही रहेगा। अभी फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईजी मॉनेटरी पॉलिसी पर नहीं जाएगी, लेकिन रेपो रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया गया, तो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया था। RBI ने क्लियरली ये भी बोला था कि फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इन्फ्लेशन को मॉनिटर कर रही है, इकोनॉमी को मॉनिटर कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इन्फ्लेशन मूव ऑन करेगी उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और MPC जो है वो डिसीजन लेगी। और CPI इन्फ्लेशन जो अप्रैल 2023 की जो प्रिंट हुई है उसने क्लियरली इंडिकेट किया है कि अब जो इन्फ्लेशन है वो सॉफ्ट हो रही है, वो मॉडरेट हो रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो व्हीट प्राइसेस में देखने को मिला है, ऑयल एंड फैट्स के प्राइसेस में देखने को मिला है, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनके भी प्राइसेस में सॉफ्टनिंग देखने को मिली है एज पर द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं एक शॉर्ट क्लिप जो कि RBI से ही एसोसिएटेड है और सेम न्यूज़ में ही दी हुई है। $27.14 billion sent under LRS in financial year 23, up 38%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो LRS स्कीम लॉन्च करी थी, व्हाट इज LRS, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बता सकते हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह तो आपको LRS के बारे में पता होगा, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो रेमिटेंसेस के ट्रांजैक्शंस को, रेमिटेंसेस के इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए, स्मूदन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LRS स्कीम लॉन्च करी थी। और उसी LRS स्कीम के डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $27.14 बिलियन का रेमिटेंस जो है वो किया है इन फाइनेंशियल ईयर 23 थ्रू दिस LRS विंडो। तो LRS विंडो के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली $27.14 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 38% ज़्यादा है। तो RBI का सीधा पर्पस भी यही था इस LRS स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का कि रेमिटेंसेस का जो ट्रांजैक्शन, जो रेमिटेंस इनफ्लोज आउटफ्लो है उसको स्मूदन किया जा सके। और ईयर बाय ईयर जिस तरीके से LRS का यूज़ हो रहा है, LRS के थ्रू ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि RBI का जो पर्पस है इस स्कीम को लॉन्च करने का वो भी सक्सेसफुल रहा। और ट्रैवल में स्पेंडिंग देखने को मिल रही है, जो इंडिविजुअल्स अपने बाहर के रिलेटिव्स को पैसे भेज रहे हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। द आउटवर्ड रेमिटेंसेज ऑल्सो शोन अ सब्सटैंशियल और सिग्निफिकेंट जंप फॉर द सेकेंड ईयर ऑन द ट्रॉट। और अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 21 में अप्रॉक्सीमेटली $12.68 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था LRS में। 21 में ये पैंडमिक की वजह से इम्पैक्ट था, लेकिन हर साल अगर इसमें देखें तो इंक्रीज होता हुआ है। फाइनली इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में 27.14 का पॉइंट पहुंच गया, जो कि पिछले साल से 38% ज़्यादा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। अप्रैल मैक्रो डेटा शो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू फाइनेंशियल ईयर 24।
फिन में। हालांकि अप्रैल को लेकर के जो WPI और CPI का डेटा आया था उसके बाद से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुए थे कि जिस तरह से WPI CPI कंट्रोल हो रही थी, तो इकोनॉमिस्ट जो थे वो भी कह रहे थे कि प्रोबेबली दिस इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, और उसी को रीट्रेट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात यानी जो फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो स्टार्ट रहा है अगर उसको देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अप्रैल के मंथ में जो स्टार्टिंग हुई है फाइनेंशियल ईयर की वो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल रहा है आफ्टर द Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी जो मार्च में Q4 एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 का, उसके बाद से इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिली है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंप्रूवमेंट। तो और ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि जो ये रिकवरी देखने को मिल रही है, जो CPI इन्फ्लेशन और जो अदर मैक्रो डेटा जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में पेंट अप हो गया था बिकॉज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशंस। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव आउटकम फॉर द स्टार्टिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, और जो इंडियन इकोनॉमी है वो दोबारा से ओपन हो रही है। तो पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट था अब वो रिड्यूस हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पर, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांगली ओपन करना या ओपन होना या ग्रोथ मोमेंटम पे वापस से स्टार्ट होना शुरू हो गई है, ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। और जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एयर पैसेंजर ट्रैफिक वो अपने प्री पैंडेमिक लेवल से भी आगे पहुंचे। तो जितने भी जो माइक्रो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो प्री पैंडेमिक लेवल से अभी क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर नाउ क्रॉसिंग देयर प्री पैंडेमिक लेवल, यानी पैंडेमिक से पहले जो ग्रोथ मोमेंटम था वो अब रीस्टार्ट हो गया है, ऐसा कहा गया। तो जो पैसेंजर फुटफॉल है वो इंक्रीज़ हुआ है, सर्विस टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ, हमने डिस्कस भी किया था कि सिग्निफिकेंट GST कलेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा PMI मैन्युफैक्चरिंग में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो PMI मैन्युफैक्चरिंग, PMI सर्विस, एयर ट्रैफिक डेटा, टैक्स कलेक्शन, ऑल दीज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आर इंडिकेटिंग अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। तो कुछ जो पैरामीटर्स को पॉइंट आउट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। GST, PMI, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन डेटा, प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन रिडक्शन, ग्रोथ इन रूरल सेक्टर, बम्पर हार्वेस्ट, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो लो रहेगी। हालांकि कुछ जो निगेटिव फैक्टर्स हैं वो हैं अनफेवरेबल वेदर्स और एक्सटर्नल सेक्टर, वो अभी भी अनसर्टनिटी कॉज कर रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी रिपोर्ट में डिस्कस किया, और हम रेगुलरली डिस्कस भी करते हैं उसको न्यूज़ चैनल में। और जो कुछ निगेटिव फैक्टर हैं कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है वो अभी भी चल रही है, और जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन देखने को मिल रही है उसका भी इंपैक्ट इकोनॉमी पर निगेटिवली पड़ सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI मीट फोकस टर्न टू PSB बोर्ड स्ट्रेटेजिक रोल। कल की अगर न्यूज़ एनालिसिस आपने सुनी तो हमने डिस्कस किया था कि एक मीटिंग होने वाली है जो RBI और पब्लिक सेक्टर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में, और लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के, NPA को लेकर के, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको लेकर के डिस्कशन होगा। तो उसी मीटिंग में जो बैंकिंग रेगुलेटर है RBI ने, उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको बोला है कि अपने रोल को, अपने स्ट्रेटेजिक रोल को, मोर स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक रोल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करिए। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके रेम्यूनरेशन इंक्रीज को लेकर के भी इशू डिस्कस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो जो भी स्टेट रन बैंक्स हैं उनकी मीटिंग हुई मंडे को, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरेक्शन किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो कि स्टेट बैंक्स के हैं, और उनको आगे विजन को लेकर के, NPA को लेकर के, उनके स्ट्रेटेजिक रोल को लेकर के किस तरीके से वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे, इस पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। और जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PSB बोर्ड्स को बोला कि उनका जो स्ट्रेटेजिक रोल है उसको वाइडन करने की जरूरत है, और इसके लिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इंक्रीज करने की जरूरत है। दैट इज व्हाई देयर रेम्यूनरेशन आल्सो नीडेड टू बी इंक्रीज्ड, ऐसा कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर मीटिंग में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ओला इलेक्ट्रिक सिक्योर $300 million फंडिंग एट $6 billion वैल्यूएशन। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर ओला इलेक्ट्रिक्स ने अपनी फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी, लेटेस्ट फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन का फंड रेज किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, और उसने वैल्यूएशन जो कंपनी का किया है वो $6 बिलियन के वैल्यूएशन पर ओला इलेक्ट्रिक्स ने $300 मिलियन का फंड रेज किया है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड।
और ऐसा नहीं कि पहली बार ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज ओला ने करी है। जनवरी 2022 में भी ओला ने फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी थी, जहाँ पर जो वैल्यूएशन था वो अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन का था कंपनी का, और उसके बेसिस पर ओला ने $2 मिलियन का फंड रेज किया था। तो फिलहाल के लिए इन्वेस्टर से ओवरवेलम रिस्पांस मिला है। ओला इलेक्ट्रिक को सॉफ्ट बैंक जो कि फर्स्ट मेजर इन्वेस्टर है कंपनी का, वो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर जो सेकेंड राउंड है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जो जनवरी में डील हुई थी उसमें सॉफ्ट बैंक एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर था, और इसके अलावा अदर इन्वेस्टर एल्पाइन और टीपीवी भी देखने को मिले। तो कई सारे इन्वेस्टर्स थे। अभी फिलहाल के लिए इस बार भी कुछ रिपीटेड इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज द list of main investors into Ola Electrics. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IT to monitor firms advance tax payment. So in a move to ensure the companies do not defer their tax liability, Income Tax Department is actually deciding to have a close watch on the advance tax payment that is done by Indian companies. तो जो इंडियन कंपनीज हैं जो अपना एडवांस टैक्स पेमेंट कर देती हैं, यानी जो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने का वेट नहीं करती हैं, उससे पहले ही क्वार्टर बेसिस पर अपने जो टैक्स हैं उनका पेमेंट कर देती हैं, उन सारी कंपनीज के एडवांस टैक्स पेमेंट एनालिसिस को लेकर के, उनके क्वार्टरली पेमेंट्स को लेकर के, सेक्टोरल ग्रोथ को लेकर के, कई सारे इश्यूज़ को लेकर के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं अब वो इन्वेस्टिगेशन या मॉनिटरिंग लॉन्च करने जा रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू IT डिपार्टमेंट सेंट्रल एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, जितनी भी 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 लिस्टेड कंपनीज आइडेंटिफाई करी गई हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और जो रिसेंटली पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा कि और किस लिए ये डिस्क्रिपेंसी देखने के लिए कि उन्होंने जो एडवांस टैक्स पेमेंट किया है क्वार्टरली बेसिस पर वो, और जो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टर रिपोर्ट्स में जो पब्लिकेशंस के जो रिजल्ट दिखाए उसमें कोई मिसमैच तो नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो बेसिकली मॉनिटरिंग को इंश्योर कर रही है और कर रहे हैं IT डिपार्टमेंट। इसके अलावा सेक्टर वाइज जो ग्रोथ ट्रेंड है डिफरेंट सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल हो, रियल स्टेट सेक्टर हो, स्टील, माइनिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सारे सेक्टर्स पर जो सेक्टोरल ग्रोथ है उसको भी जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो मॉनिटर करेंगे। तो डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करने के, ऐसा तो नहीं कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो कुछ कोई मेजर्स ले रही हैं। तो बेसिकली टैक्स लीकेज को इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स लीकेज को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो अब 100 लिस्टेड कंपनीज की जो रिपोर्ट्स हैं, पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, उनके एनालिसिस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कॉल रेट्स बॉन्ड यील्ड ईज ऑन होप्स ऑफ इम्प्रूव लिक्विडिटी। तो जैसे ही 2000 रुपए के नोट बैन हुए तो इसके बाद से कई सारी मार्केट, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो गोल्ड मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, सब में हमें एक सडन द सर्ज देखने को मिला डिमांड में। और इसी का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो मनी मार्केट रेट्स और बॉन्ड मार्केट में भी देखने को मिला। तो मनी मार्केट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स आर expected to be eased on the back of RBI's decisions to pull out the 200 note currency। तो जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बड़ा नोट जो है वो विड्रॉल किया, और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी बोला कि छोटे डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं उनका सर्कुलेशन जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 87,160 करोड़ का जो सरप्लस है वो भी ट्रांसफ़र किया गवर्नमेंट को। डिविडेंड जो RBI ने वो ट्रांसफ़र किया। तो इन तीन इवेंट्स के सडन और 1 बाय 1 होने के बाद जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी। एक तो RBI ने 2000 रुपये का नोट बैन जो विड्रॉ किया, उसके बाद RBI ने बोला कि जो स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट है उनका सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिविडेंड जो सरप्लस है वो जो गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया। इन सारे इवेंट्स के बाद मार्केट डीलर्स आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट कॉल रेट शोज अ टेंडेंसी टू डिक्लाइन थ्रू आउट द डे, और इसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो इंप्रूव होगी। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ दिस कॉल रेट, व्हाट इज़ दिस वेटेड एवरेज कॉल रेट, क्योंकि अगर मैं समझने लगूंगी तो फिर ये जो एनालिसिस है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ओवरऑल जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग इंप्रूवमेंट इन लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ द दीज 3 or 4 डिसीजंस टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज अबाउट इन्फोग्राफिक्स ऑफ हीट वेव्स। किस तरीके से जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके से हीट वेव्स चल रही हैं, जो कैपिटल का जो दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 46 के ऊपर पहुंच गया है, उसके बाद से लेकर के ये हीट वेव्स के इन्फोग्राफिक्स हैं।
कि जो मेजर सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा गर्म रहे और किस तरीके से हीट वेव चली आफ्टर May 22, उसको लेकर के इन्फोग्राफिक्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। कुछ सिटीज़ में जो मरकरी का जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 44 का मार्क क्रॉस कर गया। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें झांसी में देखने को मिला, फॉलोड बाय चूरू ऑन खजुराहो। तो दीज आर द सिटीज़ वेयर द हीट वेव्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग ट्रबल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑनलाइन गेमिंग बोनस इंसेंटिव टैक्सेबल इफ विड्रॉन सीबीडीटी। तो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मंडे को क्लैरिफाई किया है कि कोई भी डिपॉजिट जो कि बोनस और इंसेंटिव के फॉर्म में यूज़र के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और जो एक विनिंग सिचुएशन थी तो जिसकी वजह से यूज़र को इंसेंटिव और बेनिफिट मिला है, और अगर यूज़र उसको विड्रॉ कर रहा है तो इस विड्रॉल पर टैक्स डिडक्शन लगाया जाएगा, इस विड्रॉल पर टैक्स एप्लीकेबल होगा, ऐसा सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है। तो सीधा सीबीडीटी का पर्पस है कि अगर ये जो टैक्स इंसेंटिव से जो बोनस मिले हैं जीतने पर, अगर ये वापस से उसी गेम में लगा दिए जाते हैं, वापस से गेम में ही यूज़ किए जाते हैं, तो उन पर फिलहाल के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनका विड्रॉल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश तो वो उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा और डेफिनेटली इनकम पर टैक्स लगेगा, सीबीडीटी ने क्लियर किया है। सो फर्दर इन केस नेट विनिंग डू नॉट एक्सीज ₹100 a month, द एप्लीकेबल टैक्स नीड नॉट टू बी डिडक्टेड। तो 100 रुपये पर मंथ तक तो कोई टैक्स लिमिट नहीं, लेकिन अगर इससे ऊपर का डिडक्शन है तो उस पर टैक्स अट्रैक्ट होगा एज पर द सीबीडीटी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस